मैं हरकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार पढ़ेंगे। अरस्तु ने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स में नागरिकता संबंधी विचार दिए। उन्होंने इस ग्रंथ में ये बताया कि कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे और कौन से नहीं होंगे, उनका कार्य क्या होगा। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम उनके द्वारा जो नागरिकता की परिभाषा दी गई वो देखते हैं कि अरस्तु ने जो है नागरिकता की क्या परिभाषा दी। तो अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो ये है कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के कार्य में अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता है अथवा इन दोनों को अथवा इन दोनों कार्यों को करता है, वही व्यक्ति जो है नागरिक होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें ये समझ में आता है कि नागरिक केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो न्यायिक प्रशासन अथवा विधि निर्माण के कार्य में भाग ले। और ये दो न्यायिक प्रशासन और विधि निर्माण का कार्य है वो राज्य की प्रभु सत्ता के जो है अनिवार्य कार्य है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य की प्रभु सत्ता में सक्रिय सहयोग रखने वाला व्यक्ति नागरिक होगा। अब अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उनकी विशेषता क्या है। जैसा कि हमने अरस्तु के आदर्श राज्य की अवधारणा संबंधी विचारों में उनकी आलोचना करते हुए हमने ये बताया कि अरस्तु जो है सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता, जो कि अनुचित है। और यहाँ भी जो है अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचार है उनकी जो विशेषताओं में इसको लिया जा सकता है वो ये है कि अरस्तु सीमित नागरिकता का पक्षधर था, अर्थात अरस्तु सभी व्यक्तियों को नागरिकता देने का पक्षधर नहीं था। वो कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कृषक वर्ग और शिल्पी वर्ग के जो लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो वो एक तो जो है सीमित नागरिकता का पक्षधर था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि नागरिकता की प्रकृति संविधान की प्रकृति पर निर्भर करेगी। जो अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी विचार दिए वो तत्कालीन यूनान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रसंग में उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि सभी संविधानों के प्रसंग में जो नागरिकता की जो एक जनरल परिभाषा नहीं दी जा सकती, एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। सभी संविधानों में जो है नागरिकता की लिए गुण और योग्यता जो है अलग अलग हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी संविधान अपनी आवश्यकता के अनुसार ही नागरिकता का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र आदि में जो नागरिकों के लिए जो योग्यता स्वीकार की जाएगी, एक निश्चित मापदंड जो माना जाएगा वो निश्चित रूप से अलग अलग हो सकता है। अब अरस्तु के अनुसार जो है नागरिकता के लिए योग्यताएं क्या थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई नागरिकता के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता वो होगी कि वह व्यक्ति जिसमें शासन करने की योग्यता हो और शासित होने का गुण भी हो, यानी शासन और शासित दोनों के ही गुण हो। नंबर 2, उसने ये कहा कि नागरिकता के लिए व्यक्तिगत संपत्ति भी होना आवश्यक है।
क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति होने पर ही वो जो है राजकार्य में निष्ठापूर्वक भाग ले सकता है। और उसके दिमाग में बार बार इस तरह की बातें आएगी कि राज्य का जो है नाश होने पर उसकी निजी संपत्ति का भी नाश हो जाएगा, इसलिए वो राजकार्य बहुत ही ठीक ढंग से करेगा। तीसरी जो उन्होंने नागरिकों के लिए योग्यता बताई वो ये थी कि नागरिक जो है हमेशा सद्गुणी होने चाहिए, अच्छे गुण वाले व्यक्ति को जो है नागरिक बनाया जाना चाहिए, और वो व्यक्ति ऐसा हो जिसे राज कार्यों में रुचि हो, इनको ही जो है नागरिक बनाया जाएगा। अब नागरिकों के लिए, नागरिकता के लिए अयोग्यता क्या होगी, किन किन व्यक्तियों को जो है नागरिक नहीं बनाया जाएगा, तो इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो है एक तरह से क्लैरिफिकेशन उसमें दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि एक तो दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि दास वर्ग के लोग सजीव संपत्ति की श्रेणी में आते हैं, और स्वामी वर्ग के लोग जो है उन्हें एक पारिवारिक संपत्ति के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं बनेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि संपत्ति के उत्पादन में जो अप्राकृतिक साधन इस्तेमाल करते हैं ऐसे व्यक्ति भी नागरिक नहीं बनेंगे, जैसे सूदखोरी है, व्यापार है, इस तरह से। ऐसे व्यक्ति भी नागरिक नहीं बनेंगे जिनके माँ बाप किसी अन्य राज्य में रहते हो और उनका जन्म विदेश में हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को भी जो है नागरिक नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कारणवश या कोई अपराध के कारण राज्य से निकाल दिया जाए तो स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और यदि उसको मताधिकार से वंचित किया गया है तो भी वो व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। क्योंकि मताधिकार से वंचित होगा, इसका मतलब वो राज्य के न्यायिक प्रशासन और विधि निर्माण के कार्य में वो भाग नहीं ले सकता, और जब इसमें भाग नहीं ले सकता तो वो व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी नागरिक नहीं बनाया जाएगा। यदि कोई विदेशी जो है उस राज्य में निवास करता है तो उसे भी जो है नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, यानी विदेशी व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो राजकार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हो तो उन्हें भी जो है राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा गया कि अत्यंत जो वृद्ध नागरिक हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी जो है नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। उनके पीछे उनका जो तर्क था अरस्तु का, वो तर्क ये था कि वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाते हैं और वो राजकार्य में सक्रिय भाग लेने में एक तरह से असमर्थ होते हैं, इसलिए उनको जो है उनको भी राजकार्य में सही ढंग से वो भाग नहीं ले सकते, इसलिए उनको भी जो है नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इस तरह से ये अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। तो धन्यवाद।